हेलो दोस्तों, डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे आपको 38 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सोल्यूशन देखने को मिलता है। 11 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो है 12वां वीडियो है। तो इसके पहले के जितने वीडियो हैं उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो डी है नंदिनी दास, वह करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को जो है 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो जो भारत की रैंक है वह 127 है, 127। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है वह 127 है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। अन्य इंडेक्स की बात करते हैं तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है 129 रैंक है। इतनी 129 रैंक हो गई है भारत की। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है 176 रैंक है किसकी, तो भारत की। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो है 63वीं रैंक है। ठीक है, और वर्ल्ड साइबर क्राइम में जो है 10वीं रैंक है भारत देश की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159 रैंक है किसकी, भारत की। ठीक है, और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126वीं रैंक है 2024 में। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93वां रैंक है। ठीक, और लैंगिक समानता सूचकांक में 129 रैंक है। तो यहाँ पर जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और लैंगिक समानता सूचकांक में 129 रैंक है भारत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से जो है किस एक्सप्रेसवे को जो है उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है यह उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है 296 किलोमीटर लंबा है। कितना, 296 किलोमीटर लंबा है। और यह आगरा से लेकर कहाँ से, तो ताज नगरी आगरा से लेकर जो है चित्रकूट धाम तक। ठीक है, चित्रकूट धाम तक यह एक्सप्रेसवे है। कौन सा, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यदि यहाँ पर बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है यह जो है कितना है, तो 165। ठीक है, 165.5 किलोमीटर लंबा है यमुना एक्सप्रेसवे। और यह ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक है। और यह जो है टोटल 6 लेन में है। लेकिन जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वह 4 लेन में ही है। और यहाँ पर यदि बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, तो यह जो है 594 किलोमीटर। ठीक है, कितना, तो 594 किलोमीटर लंबा है। और यह जो है मेरठ से लेकर प्रयागराज तक विकसित हो रहा है। और इसमें भी कितने लेन हैं, तो 6 लेन हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है। तो IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जो है किसने जीता है, तो पंकज आडवाणी ने। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो प्रसिद्ध भारतीय स्नूकर एंड बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जो है किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है ना सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक यानी कि सबसे बड़ा जो जिला है उत्तर प्रदेश का वह कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं तो 2011, ठीक है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 7680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और जो है सबसे जो छोटा जिला है वह कौन सा है, तो हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वह हापुड़ है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वह कौन सा है, तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है। और सबसे छोटा जो जिला है वह महोबा है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है
निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य जो है वह रासलीला है। कौन सा है? तो रासलीला, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। यह जो रासलीला है, यह रासलीला नृत्य भगवान कृष्ण और राधा से संबंधित है और यह नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, जो रासलीला है। ठीक है, स्वांग की बात करते हैं तो जो स्वांग है यह मुख्यतः राजस्थान, ठीक है, हरियाणा और जो है उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से स्वांग नाट्य जो है किया जाता है और एमपी भी कुछ क्षेत्र में शामिल है। और यात्रा की बात करते हैं तो जो यात्रा है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, ठीक है, त्रिपुरा, इन जगहों पर यात्रा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 शिशुओं पर कितनी है? बालिका शिशुओं की जो संख्या है प्रति 1000 शिशुओं के ऊपर कितनी है? तो यहाँ पर जो है 902 है। कितनी है? तो 902 है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 0 से जो है 6 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 0 से 6 वर्ष की आयु तक में उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की जो संख्या है यानी शिशु लिंगानुपात जो है प्रति 1000 बालक शिशुओं पर 902 बालिकाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जनपद में है? तो बलरामपुर जो जनपद है, ठीक है, बलरामपुर जनपद में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वह कहाँ पर है? तो बागपत में है। कहाँ पर? तो बागपत में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है सुमेलित करना है। कूट भाषा में दिया गया है क्षेत्र और उनसे संबंधित खनिज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोनभद्र में क्या अधिक पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है। इलाहाबाद में क्या पाया जाता है? तो सीसा वाले बालू पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए का चौथा, बी का दूसरा, ए का चौथा, यहाँ पर ये ऑप्शन ये है, बी का दूसरा कह रहा है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो सोनभद्र में चूना पत्थर, इलाहाबाद में सीसा बालू, ललितपुर में जो है तांबा, ठीक है, ललितपुर में तांबा और चित्रकूट में बॉक्साइट पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से जो है किस घराने से संबंधित हैं? तो कथक जो है आपको पता ही है उत्तर भारत से है, उत्तर प्रदेश से खासकर है। इसमें जो है जो प्रतिनिधि हैं बिरजू महाराज जी, इनका संबंध जो है किस घराने से है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, तो इनका संबंध भी लखनऊ घराने से है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और कथक नृत्य के लखनऊ यानी कि कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। उन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1964 में, पद्म विभूषण जो है 1986 में, कालिदास सम्मान जो है 1987 में प्रदान किया गया था। किनको? बिरजू महाराज को। अगला प्रश्न देखिए कि गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो गुलाबी गैंग आंदोलन का जो संस्थापक है वह संपतपाल देवी है। तो यहाँ हो जाता है। तो गुलाबी गैंग जो है महिलाओं का वह समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो है वर्ष 2006 में, कब? वर्ष 2006 में गठित किया गया था। किनके द्वारा? संपतपाल देवी के द्वारा। इस संगठन का उद्देश्य महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक जो है कार्रवाई रोकने के लिए किया गया था। इस संगठन का स्थापना जो है। अगला प्रश्न है कि एटीएम में टी का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? टी का अर्थ क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका जो है पूर्ण रूप होता है। तो टी का पूछा गया है तो टेलर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, कोणार्क उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। और यह जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब? 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम जो कि पूर्वी गंग राजवंश से संबंधित थे, इन्होंने ही बनवाया था। और इसे जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर रूप में कब शामिल किया गया? 1984 में शामिल किया विश्व धरोहर में। ठीक है, किसको? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो जो
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना है यह देहरादून में हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यह जो है कहाँ पर है, तो नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि SAC कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है। ठीक है, और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वह कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SDSC जो है कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हरिप्रसाद चौरसिया का जो नाम है ना, निम्नलिखित में से जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं बांसुरी से संबंधित हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने मुंबई और उड़ीसा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की, जहाँ वे अपने शिष्यों की बांसुरी का ज्ञान दिया करते थे। ठीक है, पुरस्कार एवं सम्मान की यदि बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया को लेकर, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में दिया गया। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में। पद्म भूषण जो है वह 1992 में दिया गया। पद्म विभूषण जो है 2000 में दिया गया था। किनको, हरिप्रसाद चौरसिया को। ठीक है, तो प्रसिद्ध तबला वादकों में पंजाब घराने के अल्लाह रखा खां तथा जाकिर हुसैन का नाम आता है। किसमें, तबला वादक में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ देखिए, 1962 में मैक-मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था, तो मैक-मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का जो युद्ध है 1962 में किसके साथ हुआ था, तो चीन के साथ हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1914 में किया गया था जो निर्धारण है। ठीक, रेड क्लिफ रेखा जो है लाल लाल, वह भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंडू रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन पहले यह भारत और पाकिस्तान के बीच में थी। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से जो है कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है, तो बिल क्लिंटन की जो आत्मकथा है वह कौन सी है, तो माई लाइफ जो है यह बिल क्लिंटन की एक आत्मकथा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक, यहाँ पर यदि बात करते हैं कि माई कंट्री माई लाइफ यह किसकी है, तो लाल कृष्ण आडवाणी की है। किसकी है, तो लाल कृष्ण आडवाणी की जो है क्या है, आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह किसकी है, तो नेल्सन मंडेला की है। किनकी, नेल्सन मंडेला की जो है यह आत्मकथा है। और बिकमिंग जो है यह किसकी है, तो मिशेल ओबामा की है। मिकबिंग, ठीक है, बिकमिंग जो है मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो हर वर्ष जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो गिनी गुणांक का प्रयोग जो है वह आय की असमानता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। गिनी गुणांक को जो है 1912 में, गिनी गुणांक को जो है 1912 में इटली के सांख्यिकीविद कोराडो गिनी ने विकसित किया था। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो जीएसटी परिषद में जो है कुल 33 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू कब किया गया, तो 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया भारत देश में जीएसटी को, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। पहला देश लागू करने वाला जीएसटी वह कौन है, तो फ्रांस है, 1954 में लागू किया था। ठीक है, और जो जीएसटी भारत की है यह अनुच्छेद 246A में इसका जिक्र किया गया है। 4 प्रकार की जीएसटी होती है, कौन कौन सी, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी होती है। ठीक है, और इसका जो संशोधन है वह 101वां संविधान संशोधन था जो कि 8 सितंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, और इसका जो बिल है यानी कि विधेयक है वह 122वां विधेयक था। यह पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और जो संशोधन हुआ था उस समय जो है वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली साहब थे। कौन थे, अरुण जेटली साहब थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सी गर्म धारा है, कौन सी गर्म धारा है, तो जो ब्राज़ील की धारा है ना, ब्राज़ीलियन धारा, यह एक गर्म धारा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक, तो ब्राज़ील जो धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर
कि एक गर्म जलधारा है। ठीक, फॉकलैंड की यदि बात करते हैं तो यह भी एक जो है ठंडी जलधारा है। किस कैसी है? तो ठंडी जलधारा है जो फॉकलैंड है। कहाँ की है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। लेब्राडोर की बात करते हैं तो जो लेब्राडोर है और जो है कनारी धारा है, यह दोनों उत्तरी अटलांटिक महासागर की कैसी धाराएं हैं? तो ठंडी धाराएं हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पर भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यह भी सही है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, यह भी सही है। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 29 और 7 है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। जो भारतीय राज्य हैं वहाँ टोटल कितने हैं? तो 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करते हैं तो वह कितनी है? तो 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर स्थित है? तो जो सैडल पीक है वह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि निम्नलिखित में से जो है किन दो देशों को विभाजित करती है? तो जो पाक जल संधि है यह भारत और श्रीलंका को जो है विभाजित करती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यह पाक जल संधि जो है भारत के तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से जो है वेदों में से किस वेद को जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो जो ब्रह्म वेद है उसको अथर्ववेद कहते हैं। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो अथर्ववेद को जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। वेद जो है प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं और इनकी संख्या 4 है। पहला जो वेद है, सबसे पुराना जो वेद है वह ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और उसके बाद जो है अथर्ववेद, यानी कि सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, किसकी तुलना की पर जो ऑप्शन सी है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो कि राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज जो हैं कौन थे? अष्टदिग्गज जो हैं कृष्ण देवराय के दरबार में कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि को जो है अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्ण देव राय के दरबार में। ठीक, तो अष्टदिग्गज जो हैं यह पेड्डान प्रमुख थे। इनमें जो अष्टदिग्गज थे इनमें कौन प्रमुख थे? तो पेड्डाना जो हैं वह प्रमुख थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग जो है वह कृष्णदेवराय के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिजदा और पाबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो सिजदा एवं पाबोस की जो व्यवस्था शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बलबन के द्वारा जो किए गए कार्य थे सिजदा एवं पायबोस, ठीक है, रीति प्रारंभ किया गया था। लौह एवं रक्त नीति को जो है व्यवस्था का आधार बनाया था। ठीक, नवरोज पारसी त्यौहार को जो है प्रारंभ किया था। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया था। तुर्काने चहलगामी या फिर चालीसा दल को नष्ट किया था, यानी कि ख़त्म कर दिया गया था। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया, लेकिन जो है यह बलबन ने इसको चालीसा दल को नष्ट कर दिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो जो चंपारण है, गांधी जी का सबसे पहला जो आंदोलन है चंपारण ही है, जो 1917 में शुरू हुआ था। कब? 1917 में। यदि हम खेड़ा की बात करते हैं तो खेड़ा जो है 1918 में शुरू हुआ था। ठीक है, और यदि असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो यह 1920 में शुरू हुआ था। ठीक, और यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले घटना कौन सी घटी यह पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह करेक्ट हो जाता है। ठीक,
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र या विस्तार का जो है ब्यौरा प्रदान करती है, वह कौन सी अनुसूची है? तो वह जो है प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में जो है राज्यों का संघ और उनका विस्तार क्षेत्र दिया गया है। ठीक, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के विशेषाधिकार तथा वेतन के बारे में प्रावधान किया गया है। तीसरी में क्या दिया गया है? तो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। और चतुर्थ में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना होगा किस राज्य का, यह चौथी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी पहले हो जाए वह कंप्लीट होगा, जैसे कि 6 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष, तो जो पहले होगा वही माना जाएगा। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 148 में इनका वर्णन किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? विधानसभा की जो सदस्य संख्या है ना, अधिकतम कितनी हो सकती है और न्यूनतम जो है वह कितनी हो सकती है? तो अधिकतम तो जो है 500 होती है, अधिकतम 500 होती है, न्यूनतम जो है वह 60 होती है। तो 500 और 60 किस में है? तो ऑप्शन ए में करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह जो है वह किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था? तो जो है जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, राष्ट्रीय ध्वज, इसको जो है क्या किया गया था? अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। जो चरखा था गांधी जी वाला झंडा, उसको हटाकर जो है चक्र वाला झंडा आ गया। कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत देश जो है वह आज़ाद हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था। किसको? राष्ट्रगान को। रविन्द्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कृत विजेता, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित है राष्ट्रगान, उसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किससे प्राप्त किए जाते हैं या किससे दिए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो हैं वह राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय राज्य में ही होता है तो राज्य से ही दिया जाएगा ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से जो है क्या आवश्यक होता है? तो जो है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बनाने के लिए जो है आवश्यक होता है वह आयरन होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आयरन हीमोग्लोबिन का केंद्रीय तत्व होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर इसे शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, यदि हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन शरीर की संरचनात्मक एवं एंजाइम की मूल इकाई होती है और इसकी कमी से शरीर में क्वाशियोरकर, मरासमस आदि बीमारियां होती हैं। ठीक, वसा एवं हड्डियों का आधारभूत तत्व क्या होता है? कैल्शियम होता है। वसा एवं हड्डियों का आधारभूत तत्व कैल्शियम होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन की कमी से मानव में जो है एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? तो जो इकाई है वह ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन की एकलक इकाई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से जो है किसे ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो जोहान्स केपलर को जो है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो नियम दिया था, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम, परिक्रमण काल का नियम, किसने दिया था? तो केपलर महोदय ने दिया था। न्यूटन ने क्या दिया था? तो न्यूटन ने जो है गति के नियम दिए थे और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। और गैलीलियो ने जो है क्या दिया था? तो दूरबीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, चमगादड़ के जो है किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है डी, पराध्वनिक तरंगें, करेक्ट हो जाता है। तो पराध्वनिक तरंगें ये
यांत्रिक तरंगें जिनकी आवृत्ति जो होती है वह 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज़ से जो है ज़्यादा होती है। पराध्वनिक या परश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। जो श्रव्य तरंगें होती हैं वह 20 से जो है 20,000 हर्ट्ज़ तक होती हैं, ठीक है, और जो अपश्रव्य तरंगें होती हैं यह 20 हर्ट्ज़ से जो है कम होती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए। और यूडियोमीटर का प्रयोग जो है भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस मिश्रण की मात्रा के परिवर्तन को मापने के लिए। और पिक्नोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है मिट्टी सहित ठोस गैस या फिर तरल पदार्थ की मात्रा और घनत्व की मापने के लिए किया जाता है पिक्नोमीटर का प्रयोग। तो यहाँ पर जो है 38 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।